हरिः ओम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिषाचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है चंद्रग्रहण दोष या चंद्रग्रहण योग भी कह सकते हैं इसे। ये कुंडली में कैसे बनता है और इसके क्या क्या सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चंद्रग्रहण दोष या योग के बारे में सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यह कुंडली में बनता कैसे है। चंद्रग्रहण दोष कुंडली में बनता कैसे है तो देखिए, कुंडली के किसी भाव में यदि चंद्रमा के साथ राहु की या केतु की युति हो तो चंद्रग्रहण दोष बनता है। यानी चंद्रमा के साथ या तो राहु हो या फिर चंद्रमा के साथ केतु बैठा हो तो ऐसी स्थिति में चंद्रग्रहण दोष या योग बनता है। अब कब दोष और कब योग बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इसके लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं कि जिसकी भी कुंडली में चंद्रग्रहण दोष बन रहा हो या राहु और चंद्रमा या केतु और चंद्रमा की युति हो तो ऐसे व्यक्ति का मन जो है अस्थिर रहता है, मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर होता है और उसके दिमाग में किसी न किसी प्रकार का कोई डर बना रहता है हमेशा। और माता से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या होती है, माता के स्वास्थ्य की चिंता रहती है क्योंकि चंद्रमा को माता का कारक माना गया है। इसके अलावा व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है उसकी कमी आदि देखने को मिलती है। ये लक्षण सामने वाले व्यक्ति पर देखने को मिलते हैं। यह दोष जो है चंद्रग्रहण दोष जो है वह अमावस्या दोष और केंद्रम दोष से मिलता जुलता है। राहु और चंद्रमा में से जिसकी भी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, राहु केतु या चंद्रमा इन तीनों में से जिसकी भी दशा या अंतर्दशा चल रही हो, इस अवधि में ये परिणाम चंद्रग्रहण दोष वाले व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा यदि ये राहु केतु और चंद्रमा यदि योग कारक हैं तो यह चंद्रग्रहण योग कहलाएगा और यदि मारक हैं तो चंद्रग्रहण दोष में बदल जाता है। इस प्रकार से इनके शुभ अशुभ स्थिति के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। शुभ परिणाम देने पर योग बनता है, चंद्रग्रहण योग बनता है और बुरे परिणाम देने पर चंद्रग्रहण दोष बनता है। अब इन सभी बातों को हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली ली है। कुंभ लग्न की कुंडली इसलिए क्योंकि यह 11 नंबर से शुरू हो रही है। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 इस प्रकार की कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली कहलाती है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए पहले घर में ही राहु और चंद्रमा की युति है तो राहु पहले तो देखें यहाँ पर योग कारक है या मारक। राहु योग कारक है क्योंकि यह अपने अति मित्र शनि की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए योग कारक होने से राहु अपनी दशा अंतर्दशा में स्वास्थ्य से संबंधित अच्छे परिणाम व्यक्ति को देंगे। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा
इस कुंडली में मारक है, क्योंकि चंद्रमा को छठा घर मिला है जो कि त्रिक भाव कहलाता है। रोग ऋण शत्रु का यह भाव कहलाता है। इस प्रकार से चंद्रमा इस कुंडली में मारक हुआ, तो मारक होने से चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में नकारात्मक परिणाम देंगे। इसलिए आपको चंद्रमा की शांति के लिए उपाय करने हैं और राहु की शांति के लिए उपाय नहीं करना है भूल कर भी। और द्वितीय भाव की बात द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव में चंद्रमा पहले ही मारक है, तो वैसे भी परिणाम अच्छे नहीं देगा। और राहु की बात करें तो राहु यहाँ पर अपने अति शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, गुरु की राशि में है, इसलिए यह भी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देगा। इन दोनों की शांति करना परम आवश्यक है राहु और चंद्रमा की। यहाँ पर पूर्ण चंद्रग्रहण दोष लगेगा। तीसरे घर की बात करें तृतीय भाव की, तो तृतीय भाव में राहु हमेशा कारक होता है तीसरे और 11वें भाव में, तो यह अच्छे ही परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में, भले ही शत्रु के घर में ही क्यों ना हो। और वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर मारक होने और शत्रु ग्रह की हालांकि मित्र ग्रह की राशि में है, परंतु मारक होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं देगा। तृतीय भाव वैसे भी अत्यधिक परिश्रम का भाव है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो है अच्छे परिणाम नहीं देगा। अगले घर की बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में यदि राहु और चंद्रमा की युति हो कुंभ लग्न की कुंडली में, तो चतुर्थ भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी होती है। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है और राहु भी वृषभ राशि में उच्च का होता है। इस प्रकार दोनों ही ग्रह उच्च के होने का कारण यहाँ पर सकारात्मक परिणाम देंगे। अगले घर की बात करें तो पंचम भाव में राहु अपने अति मित्र की राशि में है, बुध की राशि में है, इसलिए ये सकारात्मक परिणाम देगा अपनी दशा अंतर्दशा में। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मारक होने के कारण नकारात्मक परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। उसके बाद में छठे भाव की बात करें तो हालांकि छठे भाव में चंद्रमा अपने खुद की राशि में है, परंतु छठे घर में होने के कारण यह सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाएगा, नकारात्मक परिणाम ही देगा। और राहु वैसे भी इस घर में नकारात्मक परिणाम ही देता है। इस प्रकार राहु और चंद्रमा दोनों नकारात्मक परिणाम देंगे छठे घर में, तो यहाँ पर भी पूर्ण चंद्रग्रहण दोष लगेगा। उसके बाद में सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में राहु अपने शत्रु की राशि में है, इसलिए नकारात्मक परिणाम देगा। और चंद्रमा मारक है, इसलिए नकारात्मक परिणाम देगा। उसके बाद में 8वें घर की बात करें तो 8वें घर में यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा नकारात्मक परिणाम देगा वैसे तो, परंतु यदि चंद्रमा विपरीत राजयोग में आ रहा हो और लग्न बलवान हो और चंद्रमा विपरीत राजयोग में आ रहा हो तो सकारात्मक परिणाम देगा, अन्यथा नकारात्मक। और विपरीत राजयोग में नहीं आ रहा हो तो नकारात्मक परिणाम देगा। और राहु की बात करें तो राहु गलत घर में बैठे होने के कारण ये नकारात्मक परिणाम ही देगा, क्योंकि भले ही यह अपने अति मित्र की राशि में ही क्यों ना हो, कन्या राशि में। अगला पॉइंट है, अगले घर की बात करें 9वें भाव की, तो 9वें भाव में राहु अपने अति मित्र शुक्र ग्रह की राशि में होने के कारण अच्छे परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। और वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मारक होने से नकारात्मक परिणाम देगा अपनी दशा और अंतर्दशा में। दसम भाव की बात करें तो दसम भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी होती है कुंभ लग्न की कुंडली में। यहाँ पर राहु और चंद्रमा
दोनों ही नीच के हो जाते हैं वृश्चिक राशि में। इसलिए ये दोनों ही अपनी दशा और अंतल दशा में नकारात्मक परिणाम देंगे। ऐसे में ऊपर जो लक्षण बताए गए हैं वो लक्षण जो मिलेंगे ही मिलेंगे नकारात्मक, और उसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में राहु सदैव अच्छे परिणाम देता है। इसलिए यहाँ पर राहु अपनी दशा और अंतल दशा में अच्छे परिणाम ही देगा। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मारक होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं देगा अपनी दशा और अंतल दशा में। उसके बाद में 12वें घर की बात करें तो चंद्रमा की बात करें तो यदि चंद्रमा विपरीत राजयोग में आ रहा हो तो अच्छे परिणाम देगा, और विपरीत राजयोग में नहीं आ रहा हो तो अच्छे परिणाम नहीं देगा। और वहीं राहु की बात करें तो यह भी नेगेटिव परिणाम देगा, क्योंकि यह एक तो शत्रु के घर में है और घर भी गलत मिला है 12वां। अब इनके उपाय के बारे में बात करते हैं। यदि राहु या चंद्रमा में से कोई भी नकारात्मक परिणाम दे रहा हो या कोई भी एक या कोई भी दोनों नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तो उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए आइए जानते हैं। पहला उपाय है रत्न, लेकिन रत्न तभी धारण करना है जब चंद्रमा योग कारक हो और कम डिग्री का हो। याद रहे राहु का रत्न गोमेद कभी भी धारण ना करें। राहु का हमेशा बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, रत्न धारण कभी भी ना करें भूलकर। और दान की बात करें तो यदि डिग्री अधिक हो और नकारात्मक परिणाम दे रहा हो तो और मारक हो तो दान के माध्यम से इसको सकारात्मक किया जा सकता है। और योग कारक और मारक दोनों ही स्थितियों में बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, और राहु का बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करें, लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।